Good morning students, I am your assistant teacher of class 8. In this video, we will do the explanation of chapter number 1 of history which is modern period. पहले के ज़माने में जो हिस्ट्री थी उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया था. क्या क्या थे? एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न. अब कौन सा पीरियड चल रहा है? वो जो चल रहा है पीरियड वो है मॉडर्न. मॉडर्न पीरियड कब से स्टार्ट हुआ था? मॉडर्न पीरियड हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 18th सेंचुरी. अब हम इसके सोर्सेस पढ़ते हैं. एज कम्पेयर्ड विद द एंशियंट पीरियड एंड मेडिवल पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देयर इज़ अ ट्रेजर हाउस ऑफ सोर्स फॉर द मॉडर्न पीरियड. अगर हम एंशियंट पीरियड और मेडिवल पीरियड से कंपेयर करें अपनी इंडिया की हिस्ट्री, तो जो सबसे ज़्यादा जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, सोर्सेज मिलेंगी, वो किस पीरियड में मिलेंगी? मॉडर्न पीरियड में. द सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर वेरी डिफरेंट इन नेचर. जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. वन ऑफ द प्राइमरी वेरी डिफरेंट इन नेचर. कुछ तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं. वन ऑफ द प्राइमरी रीजन्स इज़ दैट द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ओपन द डोर्स ऑफ प्रिंटिंग सोर्सेज. एक प्राइमरी रीज़न ये भी है कि जो इन्वेंशन हुआ था प्रिंटिंग प्रेस का, जिससे हम ये बुक्स वगैरह प्रिंट करते हैं, वो उसने क्या खोल दिया? सारे प्रिंटिंग सोर्सेज खोल दिए. क्योंकि जब तो तभी से हमारे ये न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट होना शुरू हुए, बुक्स प्रिंट हुई, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था. In the ancient period, remains of old buildings, manuscript on barks of birch trees, seals and edicts on pillars etc. serve as sources. नहीं तो एंशियंट पीरियड में क्या था? जो पहले ओल्ड बिल्डिंग्स थी और मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब जो लिखते थे वो पहले पेपर कॉपी नहीं थी. जो लिखते थे वो किस पे लिखते थे? ट्री के बार्क पे. जैसे वो ब्राउन आपने ट्री पे देखा है छाल, उस पर लोग एक वेपन से शार्प वेपन से अपना लिखने की प्रैक्टिस करते थे. पिलर्स पे लिखते थे कि पहले क्या नहीं थे? पेपर या पेन नहीं थे. द लैंग्वेजेस यूज्ड वर संस्कृत, पाली एंड प्राकृत. जो लैंग्वेजेस सब एंशियंट पीरियड में यूज़ करते थे वो क्या थी? संस्कृत, पाली एंड प्राकृत. ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, अभी हम एक किसकी पीरियड की बात कर रहे थे? एंशियंट पीरियड की. अब हम मेडिवल पीरियड में आ जाते हैं. सेवरल मॉन्यूमेंट्स एंड फोर्ट्स वर बिल्ड विच प्रोवाइड यूजफुल इन इंफॉर्मेशन ऑफ द पीरियड. इसमें तो बिल्डिंग्स वगैरह मैन्युफैक्चर से करते थे एंशियंट पीरियड में, लेकिन मेडिवल पीरियड में कुछ फोर्ट्स बन गए, महल बन गए, कुछ मॉन्यूमेंट्स बन गई, जिसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की उस पीरियड की. The rulers themselves wrote some historical accounts. जो रूलर्स थे, रूलर्स मतलब जो शासन करते थे, उन्होंने खुद कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स लिखे हैं. फॉरेन ट्रैवलर्स हु टू द नेक्स्ट पेज. Who visited India during the period also described their accounts. जो विदेशी ट्रैवलर्स थे वो भी उस पीरियड में जब यहाँ इंडिया घूमने आए तो उन्होंने भी कुछ बताए बातें. लैंग्वेजेस प्राइमरी यूज्ड आर, तब इस पीरियड में क्या थी लैंग्वेजेस? अरेबिक, पर्शियन एंड टर्किश. इस पीरियड में हम ये 3 लैंग्वेज यूज़ करते थे और उसमें क्या था? संस्कृत, पाली एंड प्राकृत इन एंशियंट पीरियड. कुछ मॉडर्न हिस्ट्री आ रहे हैं. जो अब मॉडर्न हिस्ट्रीज़ के सोर्सेज देख लेते हैं तो क्या है? ऑटोबायोग्राफिक्स, बायोग्राफीज, गवर्नमेंट गैजेटर्स, यूक्लोपीडियाज, ईयरबुक्स, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, सेंससेस, स्पीचेस, फोटोग्राफ्स, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फॉर दोज हु विटनेस्ड इवेंट्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इनमरेबल बुक्स ऑन हिस्ट्री. मतलब इनसे ये सारी चीज़ें, ये सारे सोर्सेज थे किसके? मॉडर्न हिस्ट्री के. नाउ हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. मीनिंग ऑफ द टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. अब हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मीनिंग पहले पता करते हैं. द टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन implies the process of change from an agrarian handicraft based economy to one dominated by industry and machine manufactured goods. ये जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ से हुआ है? प्रोसेस ऑफ चेंज जब
एग्रेरियन हैंडीक्राफ्ट बेस्ड जो इकोनॉमी थी वो किस में चेंज हुई, एक डोमिनेटेड में चेंज हुई, जो कि कहाँ किससे हुई, इंडस्ट्री एंड मशीन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। द प्रोसेस बिगेन इन इंग्लैंड इन 18th सेंचुरी। ये जो प्रोसेस था ये कहाँ शुरू हुआ था, इंग्लैंड में, और कब, 18th सेंचुरी में, एंड ग्रेजुअली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे करके, ये और पार्ट्स में भी वर्ल्ड के स्प्रेड मतलब फैलता गया। इट लेड टू द ग्रोथ ऑफ trade, improvement in transport system, discovery of new continents and emergence of the middle classes। इसने क्या 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 ग्रो किया, इसने किया ट्रेड मतलब जैसे ट्रेड मतलब व्यापार, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे पहले तो बुग्गी वगैरह यूज़ करती थी और उसको इम्प्रूव करा, और डिस्कवरी ऑफ न्यू कॉन्टिनेंट्स, जोग्राफर्स ने, एक्सप्लोरर्स ने कॉन्टिनेंट्स की डिस्कवरी की, और एमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लासेस। द इंडस्ट्री नीडेड ह्यूज कैपिटल। अब इंडस्ट्री को काफ़ी पैसे, कैपिटल मतलब मनी चाहिए है। न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़ केम अप, और नई नई इंडस्ट्रियल सिटीज़ भी आ गई थी। अब वाई डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में ही क्यों बिगेन हुआ, अब हम वो पढ़ेंगे। England in the 18th century was in advantageous position to start and sustain as industrial revolution। जो इंग्लैंड था 18th सेंचुरी में, वो एक अच्छी पोजीशन पे था जिससे पूरा हमें एडवांटेज गेन हो सकता था, और जिससे हम काफ़ी प्रोडक्ट्स, काफ़ी इंडस्ट्रियल कर सकते हैं। तो इनके भी पॉइंट्स हैं किस किस में था। इंग्लैंड हैज़ एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली कोल आयरन नीडेड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंग्लैंड के पास काफ़ी सप्लाई थी किसकी, कोल, नेचुरल रिसोर्सेज की, जो कि स्पेशली क्या थे, कोल और आयरन, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्व रखते हैं। सेकेंड, इंग्लैंड हैड अ स्टेबल गवर्नमेंट विच एनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स। जो इंग्लैंड के पास थी वो अच्छी गवर्नमेंट थी, जो क्या एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करती थी ट्रेड, व्यापार को और कॉमर्स को। दस द ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स वर गिवन द लिबर्टी टू ट्रेड एज दे लाइक्स। तो इसीलिए वहाँ पे जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे और मर्चेंट्स थे, उनको छूट थी कि वो अपने हिसाब से अपना व्यापार कर सकते हैं। और तीसरा क्या था, द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद इट स्ट्रॉन्ग मैनी एम्बार्क्ड ऑन अ पॉलिसी ऑफ जोग्राफिकल एक्सपेंशन। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। दिस लेड टू रैपिड कोलोनाइजेशन विच हेल्प इंग्लैंड टू गेट चीप रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द कंट्रीज इट कोलोनाइज्ड। तो इससे क्या हुआ, जो रैपिड कोलोनाइजेशन बढ़ा, और काफ़ी कंट्रीज़ ने इंग्लैंड को सस्ते में रॉ मटेरियल्स देना शुरू कर दिया जब वो कंट्री जो कोलोनाइज्ड हो गई थी। दीज कॉलोनीज ऑल्सो सर्व्ड एज मार्केट्स वेयर द इंग्लिश कुड डंप देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फॉर सेल। ये जो कॉलोनीज थी इन्होंने मार्केट्स भी बनाए फॉर इंग्लिश से क्या मतलब है यहाँ पे, फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट को डंप देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर सेल। अब हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ा, अब आएगा इन्वेंशन ऑफ मशीन्स। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज द फर्स्ट टू बी मर्चेंडाइज्ड। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो सबसे पहले बनी थी। पीपल लाइक जेम्स मार्कसीव्स, अब कुछ लोग हैं जैसे जेम्स मार्कसीव्स, रिचर्ड आर्कराइट, सैमुअल क्रम्पटन, एडमंड कार्टराइट एंड एली व्हिटनी इन्वेंटेड न्यू मशीन्स लाइक। इन लोगों ने काफ़ी नई नई मशीन्स इन्वेंट मतलब जारी की, जैसे लाइक द स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, वाटर फ्रेम स्पिनिंग मूल एंड कॉटन लूम दैट इंक्रीज क्लॉथ प्रोडक्शन। ये सब जो मशीन्स थी एक क्लॉथ के लिए थी, मतलब कपड़ा बनाती थी। इससे क्या हुआ, जब इन लोगों ने ये इन्वेंट की तो इससे क्लॉथ प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गया। द स्टीम इंजन ऑफ जेम्स वाट एंड जॉर्ज स्टीफेंसन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इन लोगों ने, जेम्स वाट और जॉर्ज स्टीफेंसन ने इंजन बनाया। इंजन बनेगा तो अब जब ये गाड़ियाँ वगैरह इसमें इंजन ही तो हेल्प करता है चलने में, तो इससे क्या हुआ, जो गुड्स बन रहे थे, प्रोडक्शन हो रहा था, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस आराम से जा सकता था।
इससे और प्रोडक्शन बढ़ा हमारा, धीरे धीरे करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी काफ़ी हुआ। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज लुक्ड अपॉन एज एन इम्पॉर्टेंट landmark in the history of the world because in course of time it affected all major spheres of production and brought sweeping in other countries too। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक वर्ल्ड की हिस्ट्री में। क्यों है इम्पॉर्टेंट? क्योंकि जब वो रिवॉल्यूशन हुआ था तो काफ़ी अदर कंट्रीज़ भी उससे अफेक्टेड हुए थे, जिससे इंग्लैंड, कहाँ हुआ था? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड को ज़्यादा फ़ायदा हुआ कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। सम ऑफ दीज चेंजेस आर डिस्कस बिलो। अब कुछ चेंजेस यहाँ नीचे बताए गए हैं। ए नीचे चेंजेस मैं पार्ट बी में डिस्कस करूँगी बिकॉज दिस चैप्टर इज़ लेंथी, तो आई विल डिस्कस rest of the part in the next video. This is the part A of the video. At the same day I'll send the part B of the video. So till then, thank you class and have a nice day. Goodbye.